चले तो आज स्टार्ट कर लेते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस गिवन चैप्टर। ठीक है, लिक्विडेशन हमने जो स्टार्ट किया हुआ था, हमने फर्स्ट डे डिस्कस किया था कि जो लिक्विडेटर होता है वो दो तरह की स्टेटमेंट्स बनाता है। एक बनाता है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो कि एक्चुअल फिगर्स पे है कि एक्चुअली जब लिक्विडेशन स्टार्ट हो गई है तो जिन वैल्यूज पे एसेट बिके और जो लाइबिलिटीज उसने डिस्पोज ऑफ की है, वो जो एक्चुअल वैल्यूज पे उसने बनाया था, दैट वाज द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और दूसरी स्टेटमेंट हमने डिस्कस की थी, दैट वाज लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो कि एस्टिमेटेड फिगर्स थी बिफोर द स्टार्ट ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, जब लिक्विडेशन स्टार्ट होना था तो उससे पहले उसने एस्टिमेशंस बनाई है कि क्या क्या एसेट्स किस वैल्यू में बिकने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या लायबिलिटीज हम पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो हमने फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक पार्ट ऑफ द चैप्टर में खत्म कर दिया है। तो एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज द लिक्विडेशन स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, जो कि क्या था, एस्टिमेटेड फिगर्स पे चलता था। ठीक है, तो लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो कि एस्टिमेटेड फिगर्स पे चलता था बिफोर द स्टार्ट ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है जी, तो लिक्विडेशन स्टार्ट नहीं हुई है, अब उससे पहले वो एस्टिमेशंस बना रहा है कि किस तरह से ये हमें लिक्विडेशन को आगे प्रोसीड करना है। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 होगा डिस्प्ले। ठीक है, तो एक बार वो डिस्कस करते हैं, मैं भी निकाल लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, वो कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी एज ऑन जून 30th 2015 ऑन विच डेट द वाइंडिंग अप ऑर्डर वाज मेड। आपको कुछ फिगर्स गिवन है, कैश इन हैंड, बुक डेट, ठीक है, उसके बाद स्टॉक एंड ट्रेड, फ्री होल्ड लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर फिटिंग्स एंड बाकी लायबिलिटीज दी गई है। ठीक है, तो इन फिगर्स को ध्यान में रखते हुए वो कहता है आपको लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करके दिखाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इसको हम बनाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर, ठीक है, अंदर वाली साइड पे बैलेंस शीट वैल्यूज और बाद बाहर वाले जो फाइनल कॉलम है उसमें रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है जी, दो कॉलम्स बना लेते हैं, एक इंटरनल कॉलम में बैलेंस शीट वैल्यूज लिखते जाते हैं और फाइनल कॉलम में रियलाइजेबल वैल्यूज लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में किया था, उसमें हमने एक सीक्वेंस याद किया था, तो ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी एक सीक्वेंस है जो आपको याद करना है। ठीक है, इसको प्रोसीड करने के लिए तो सबसे पहली चीज आती है एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। इससे आपको क्या समझ आता है, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। प्लेज करने का क्या मतलब है? हाँ जी, एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, इससे आपको क्या समझ आता है? ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा था प्लेज करने का क्या मतलब है, तो तनिष्क ने मुझे आंसर दिया है, प्लेज करने का मतलब बिल्कुल ठीक है, गिरवी रखने को प्लेज करना बोलते हैं। तो यहां हमने बात की है एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। इससे क्या समझ आता है, जो एसेट्स गिरवी रखे हैं या जो गिरवी नहीं रखे। हाँ जी, और इसके साथ आपने लिखना है दैट इज एज पर लिस्ट ए। ठीक है, लिस्ट नंबर्स आपको ध्यान रखने हैं और इसका सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, इसका मतलब है वो सारे एसेट्स जो आपने गिरवी नहीं रखे हुए हैं वो यहाँ पर हमने कवर करने हैं। ठीक है जी, और उसके साथ आपने ध्यान रखना है ये जो नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड वाला लिस्ट है दैट इज एज पर लिस्ट ए है। तो देखें एक बार क्या क्या एसेट्स हैं। सबसे पहले आपको गिवन है कैश इन हैंड। ठीक है, कैश इन हैंड, इसकी बैलेंस शीट वैल्यू आपको दी गई है दैट इज 4050। इसके रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी? रिप्लाई करिए प्लीज, व्हाट इसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, सेम होगी। अर्पित ने बोला सेम होगी, तो ठीक बोल रहे हैं। बिल्कुल जी, तो कैश की कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, कैश तो ऑलरेडी कैश फॉर्म में है। ठीक है, तो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू और बैलेंस शीट वैल्यू सेम रहेगी। अगला देखें क्या गिवन है, बुक डेट्स आपको गिवन है। अब बुक डेट्स में तीन तरह से आपको दिया गया है, एक गुड डेट,
गुड डेट्स का गुड डेट्स की आपको वैल्यू दी गई है दैट इज 75,000। गुड डेट से समझ क्या आता है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड डेट? 100% श्योरिटी है पैसा आ जाएगा, तो इसके रिलाइजेबल वैल्यू क्या होगी? 75,000। आपने बोला कि आपको 100% गारंटेड है कि ये पैसा मिल जाने वाला है, तो इसका मतलब 75,000 जो इसकी वैल्यू है वो आपको पक्का पता है कि ये इसकी रिलाइजेबल वैल्यू पूरी की पूरी आपको मिल जाने वाली है, तो इसकी रिलाइजेबल वैल्यू में हम 75,000 इंक्लूड करके दिखा देते हैं। अगला आपको क्या है? डाउटफुल डेट। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिए गए हैं डाउटफुल डेट। अब डाउटफुल डेट्स के आगे आपको दिया गया है एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 40%। बैलेंस शीट की वैल्यू है 15,000। रिलाइजेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ जी, इसकी रिलाइजेबल 15,000 का 40%। बिल्कुल ठीक आपने बोला, उसने बोला कि 40% एक्सपेक्टेड है कि रिलाइज हो जाएगा, तो इसका मतलब 6,000 इसकी रिलाइजेबल वैल्यू बन जाती है। नेक्स्ट आपको दिए गए हैं बैड डेट्स, दैट इज अ वैल्यू ऑफ 9,000। इसके रिलाइजेबल वैल्यू क्या होगी? बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? बताइएगा प्लीज एक बार, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? डाउटफुल है कि 100% नहीं मिलने वाले? नहीं मिलने वाले, तो इसका मतलब इसकी रिलाइजेबल वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 0 बन जाएगी। ठीक है, तो हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया बुक डेट, जो गुड डेट थे उसको 100% रिलाइजेबल वैल्यू पर डाल दिया। डाउटफुल डेट्स पे आपको दिया गया था कितना वो रिलाइज करेंगे, और उसका बैड डेट्स हमें पता है रिलाइज नहीं होते हैं, तो उसके रिलाइजेबल वैल्यू हमने 0 डाल दी। चलिए अगले एसेट पे मूव करते हैं। अगला जो आपको दिया गया दैट इज स्टॉक एंड ट्रेड। ठीक है, तो स्टॉक एंड ट्रेड नेक्स्ट आपको एसेट दिया गया है। इसकी रिलाइजेबल वैल्यू है, इसकी बैलेंस शीट वैल्यू है, वो कहता है दैट इज 1,44,000। और ब्रैकेट में आपको दिया गया है एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस दैट इज 119,350। ठीक है, तो बैलेंस शीट वैल्यू आपको 144 गिवन है और रिलाइजेबल वैल्यू आपको दी गई है 1,19,350 रुपीज। अगला आपको गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको एसेट दिया गया दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया गया है। बैलेंस शीट की वैल्यू है 3,30,000 और इसके रिलाइजेबल वैल्यू आपको दी गई है 3,91,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है फिक्सचर्स एंड फिटिंग। ठीक है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स आपको दिया गया है एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 15,000, तो रिलाइजेबल वैल्यू आपको दी गई है 15,000 और इसकी बैलेंस शीट की वैल्यू आपको दी गई है दैट इज इक्वल टू 25,000 रुपीज। ठीक है जी, उसके बाद अगला आपको इक्विटी शेयर कैपिटल एसेट नहीं है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो भी आपके लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। अच्छा मैंने बीच में मिस कर दिया, हाँ जी बिल्कुल, प्लांट एंड मशीनरी भी है, वो भी डालते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 1,06,000, तो उसकी रिलाइजेबल वैल्यू 1,06,000 की है और उसकी बैलेंस शीट की वैल्यू आपको दी गई है दैट इज 1,50,000 रुपीज। ठीक है, तो बैलेंस शीट की वैल्यू आपको दी गई है और उसके साथ उसके रिलाइजेबल वैल्यू दी गई है। अगला आपको इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया गया है। उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स एसेट साइड पे लिखे उसको रिलाइज करते थे या नहीं करते थे? अगर आपको फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट याद हो, क्या उसको एसेट कॉल्स इन एरियर्स को रिलाइज किया जाता था? करते थे, तो यहाँ पर भी एसेट्स के साथ इसको आप इंक्लूड करेंगे। तो कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स आपको गिवन है एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 4,000, बैलेंस शीट की वैल्यू आपको दी गई है 8,000 रुपीज। ठीक है, तो बैलेंस शीट वैल्यू में 8,000 डालते हैं और रिलाइजेबल वैल्यू में 4,000 इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है डिबेंचर्स गिवन है, क्रेडिटर्स फुली सिक्योर्ड, वैल्यू ऑफ शेयर्स इन ए लिमिटेड। तो शेयर्स इन ए लिमिटेड क्या ये एसेट है आपका या नहीं है? ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। वो कहता है क्रेडिटर्स फुली सिक्योर्ड, वैल्यू ऑफ शेयर्स इन ए लिमिटेड 80,000 और इसके सामने वैल्यू दी गई है 70,000 रुपीज। इससे आपको क्या समझ आता है पहले ये बताइए। ठीक है, क्रेडिटर्स इनकी वैल्यू आपको दी गई है दैट इज 70,000 रुपीज और इनको जो एसेट गिरवी रखा गया था वो कहता है शेयर्स इन ए लिमिटेड जो हमारे पास थे वो गिरवी रखे थे, जिसकी रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 80,000 रुपीज की। ये चीज इसका ये मतलब आपका बनता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ,
फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपको गिवन है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब सिक्योरिटी दे रखी थी। सिक्योरिटी में क्या दिया था, वो कहता वैल्यू ऑफ शेयर्स इन ए लिमिटेड। तो शेयर्स इन ए लिमिटेड जो हमारे इन्वेस्टमेंट थे, जो एसेट थे, वो इनको गिरवी रखे थे, जिनकी रिलाइजेबल वैल्यू कितनी दी गई है 80,000, और इनको क्रेडिटर्स को हमने कितना देना था, दैट वाज 70,000 रुपीज। ठीक है, ऐसे हो गया था। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, इनको हमने गिरवी क्या रखा था, शेयर्स इन बी लिमिटेड, जो कि हमारे एसेट्स हैं, और वो रिलाइज होंगे 40,000 में। और इन क्रेडिटर्स को हमने कितनी पेमेंट करनी है, दैट इज 80,000 की पेमेंट हमने इनको करके दिखानी है। ठीक है, तो शेयर्स इन ए लिमिटेड एंड शेयर्स इन बी लिमिटेड वो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं या एसेट्स हैं? क्या यहाँ पर लिस्ट ए में इंक्लूड करने हैं या नहीं करने? हाँ जी, लिस्ट ए में इंक्लूड करने हैं या नहीं करने? नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर हमने कौन से एसेट्स लिखे हैं जो कि गिरवी नहीं रखे गए हैं। तो शेयर्स इन ए लिमिटेड वो भी गिरवी रखे हुए थे, शेयर्स इन बी लिमिटेड वो भी आपने गिरवी रखे हुए थे, तो लिस्ट ए में आपने इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, उसका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओडी है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड है, वो भी लायबिलिटी है। तो ये चीजें आपको गिवन है। तो एसेट्स यही है, तो एक बार टोटल कर लेते हैं। प्लीज एक बार टोटल करके बताएंगे कितना है। ठीक है, एक बार प्लीज टोटल करके बताएंगे कितना आता है। ठीक है, तो रिलाइजेबल वैल्यू का आपने टोटल बोला 7,20,400 रुपीज। इसका भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसका भी कर लीजिएगा, एक बार कितना आता है, 75, 90, 99, 103, 243, 573, 598, 606, 756, 770, 050, 760,050। ओके, ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस शीट की वैल्यूज का टोटल बन जाता है। तो एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड दैट इज एज पर लिस्ट है, वो हमने इंक्लूड करके यहाँ पर दिखा दिया है। नेक्स्ट हमारा आता है एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड। ठीक है, दैट इज एज पर लिस्ट बी। ठीक है जी, एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड एज पर लिस्ट नंबर बी। ठीक है, लिस्ट ध्यान रखनी है, ऊपर नीचे नहीं करने, इस चीज के नंबर आपके काटे जा सकते हैं वहां पर। अब यहाँ पर वो सारे एसेट्स आपने इंक्लूड करने हैं जो सामने वाली पार्टी को हमने गिरवी रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखें क्या क्या वैल्यू थी, क्या एसेट था जो गिरवी रखा था, उसकी क्या रिलाइजेबल वैल्यू थी, कितना ड्यू था क्रेडिटर्स को, देने के बाद सरप्लस बचा है या डेफिसिट बचा है। ठीक है, तो ये कॉलम्स बना लेना इसमें छोटे से। क्या एसेट है जो गिरवी रखा गया है, उस एसेट की रिलाइजेबल वैल्यू क्या है, कितना हमने क्रेडिटर्स को पैसा देना था, तो पैसा देने के बाद क्या सरप्लस बचेगा या डेफिसिट रह जाएगा। ठीक है, तो दो एसेट्स आपको गिवन थे जो गिरवी रखे थे। सबसे पहला आपको दिया गया था शेयर्स इन ए लिमिटेड। ठीक है, शेयर्स इन ए लिमिटेड आपको अगर ध्यान से देखें फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ गिवन था कि इनको सिक्योरिटी में क्या दिया था, शेयर्स इन ए लिमिटेड दिए थे, जिसकी रिलाइजेबल वैल्यू कितनी थी, 80,000 की थी। ठीक है, और इनके अगेंस्ट क्रेडिटर्स को हमने कितना देना था, 70,000 के क्रेडिटर्स है जिनको हमने पेमेंट करनी थी। तो पैसा सरप्लस में बचेगा या डेफिसिट रह जाएगा। हाँ जी, एक बार बताएंगे, पैसा सरप्लस होगा या डेफिसिट रह जाएगा। सरप्लस 10,000 का आ जाएगा कि 80,000 का एसेट बिका, 70,000 की लायबिलिटी पे कर दी, तो 10,000 हमारे पास सरप्लस यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है जी, ये चीज। नेक्स्ट आपको गिवन था शेयर्स इन बी लिमिटेड। ठीक है, बी लिमिटेड में वो आपको गिवन था कि शेयर्स की रिलाइजेबल वैल्यू क्या है, 40,000 है। ठीक है, ड्यू टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना था, 80,000 का पैसा देना था। तो यहाँ से सरप्लस है या डेफिसिट है। हाँ जी, यहाँ सरप्लस है या डेफिसिट है। डेफिसिट आ जाता है, दैट इज फॉर 40,000 रुपीज। तो डेफिसिट में लिख देते हैं, दैट इज 40,000 रुपीज। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फाइनल कॉलम में कौन सी फिगर डालनी है। ठीक है, जो अगर कोई सरप्लस बचता है वो सरप्लस उठा के यहाँ पर आपने फाइनल आउटर कॉलम में इंक्लूड करके दिखा देना। ठीक है जी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, तो जितने भी एसेट्स आपको गिवन होंगे जो आपने गिरवी रखे हैं उसको आपने यहाँ पर इंक्लूड करना है।
जितना ड्यू था क्रेडिटर्स को वो वैल्यू से आप कंपेयर करना है, या तो सरप्लस बचेगा या खत्म हो जाएगा या डेफिसिट रह जाएगा। तो फाइनल कॉलम में अगर कोई एसेट का सरप्लस बच जाता है वो अपने आउटर कॉलम में इंक्लूड करके दिखाना। ठीक है, तो पिछले टोटल में ये वाला सरप्लस ऐड कर देते हैं, ये बन जाता है 7,30,400 रुपीज। इसको लिख देते हैं हम एस्टिमेटेड सरप्लस अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंगस्ट द लायबिलिटीज। ठीक है, अब इतना मेरे पास कैश अवेलेबल है जो बाकी बची हुई लायबिलिटीज के लिए हम यूज कर सकते हैं पे ऑफ करने के लिए। ठीक है, प्लीज एक बार ये चीज देख के बता दीजिएगा, ये चीज सबको समझ आती है। पहले वाले लिस्ट ए में हमने कौन से एसेट्स डाले थे? वो सारे एसेट्स डाले थे जो गिरवी नहीं रखे गए थे। लिस्ट नंबर बी में वो सारे एसेट्स हमने डाले हैं जो हमने गिरवी रखे थे किसी लायबिलिटी के लिए। ठीक है, तो उनमें हमने देखा अगर कोई सरप्लस आया उस सरप्लस को हमने इंक्लूड किया है। तो दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करके हमारे पास सब टोटल इतना कैश है जो हम यूज कर सकते हैं बाकी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। प्लीज एक बार देख के बताइए, ये चीज समझ आती है आपको? मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, रिपीट करिए। जो नहीं नहीं, वो वाले वो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज वो अलग था, वो ये वाले नहीं है। ये इसका सीक्वेंस है, मतलब लिस्ट है, पार्ट ए बोल सकते हो, पार्ट ए ऑफ द स्टेटमेंट, पार्ट बी ऑफ द स्टेटमेंट, ऐसे पार्ट डी ई एफ जी एच तक है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज के साथ मत इसको करना, ये वो चीज नहीं है, ये अलग से इसका इस स्टेटमेंट का लिस्ट भी है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, आप कंटिन्यू करना है इसको, स्टेटमेंट को। ठीक है, उसके बाद आपने एक बीच में छोटी सी एक कैलकुलेशन लिख के दिखानी है, एक्चुअली वो सिर्फ प्रेजेंटेशन है, आगे कहीं काम नहीं आएगी। समरी ऑफ ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, समरी ऑफ ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द गिवन एसेट। तो इसमें एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। ठीक है, जो एसेट्स हमने प्लेस किए थे उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? ये दो एसेट्स हमने गिरवी रखे थे, इन दोनों की रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? दैट इज 1,20,000 रुपीज। और एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, ये इन सारे एसेट्स ने कितना रियलाइज किया था? दैट वाज 7,20,400 रुपीज। तो 8,40,400। ठीक है, सिर्फ ये प्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअली कैलकुलेशन में कहीं भी आपने यूज नहीं करना है। ठीक है जी, तो ये सिर्फ आपने लिख के दिखा देना है। इन दोनों के बाद लिस्ट ए लिस्ट बी के बाद एक छोटी सी समरी बना देनी है कि जो एसेट्स गिरवी रखे थे उनकी टोटल रियलाइजेबल वैल्यू क्या थी, और जो एसेट्स आपने गिरवी नहीं रखे थे उनकी टोटल रियलाइजेबल वैल्यू क्या थी, और दोनों का टोटल लेके यहीं पर खत्म कर देना है, आउटर कॉलम में वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है जी, ये चीज। तो लिस्ट ए जो एसेट्स गिरवी रखे थे, लिस्ट बी जो हमने एसेट्स सॉरी, लिस्ट ए में जो एसेट्स गिरवी नहीं रखे थे, और लिस्ट बी में वो सारे एसेट्स जो हमने गिरवी रखे हुए थे। नेक्स्ट बारी आती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की, लिस्ट सी। ठीक है जी, अब यहां तक हमने कैश इकट्ठा कर लिया है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी है। तो पेमेंट सीक्वेंस में यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से। वहां पर सबसे पहले हम लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, रेम्यूनरेशन वगैरह पे करते थे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद, और उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स की बारी आती थी। यहाँ डिबेंचर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई है। इस केस में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और रेम्यूनरेशन वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। तो अगली बारी डिबेंचर होल्डर से पहले यहाँ पर आती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो देखें एक बार क्या गिवन है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, कोई है यहाँ पर? हाँ जी, गिवन है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 15,000। ठीक है, तो ये आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिए गए थे 15,000। लेफ्ट साइड पे इसकी बैलेंस शीट वैल्यू लिखते जाइएगा।
ठीक है, लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा कॉलम बना लेना बैलेंस शीट वैल्यू का, और राइट साइड पे एक्चुअली जो उनको फाइनली पेमेंट आपने की है वो आपने इंक्लूड करके दिखा देनी है। ठीक है, तो 15,000 के क्रेडिटर से कहीं ऐसा नहीं दिया कि इनको कम पैसा पे किया है या कोई डिस्काउंट इन्होंने दिया है हमें, तो हम अज्यूम करेंगे पूरी 15,000 की पेमेंट यहाँ पर इनको हमने कर दी हो। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड पे ये भी सिर्फ प्रेजेंटेशन है, बैलेंस शीट वैल्यूज आपने लिखनी है। ठीक है, राइट साइड पे जो एक्चुअली उनको पेमेंट की है वो आपने इंक्लूड करके दिखा देना। तो 15,000 की पेमेंट की, 7,30,400 रुपए थे हमारे पास, 15,000 की पेमेंट कर दी, अब हमारे पास बच जाएंगे 7,15,400 रुपीज। तो इसको लिख देते हैं एस्टिमेटेड सरप्लस अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर। ठीक है, तो अगली बारी डिबेंचर होल्डर्स की आएगी, तो कहता 7,15,400 रुपए आपके पास अभी कैश बचा है जो आप डिबेंचर होल्डर्स को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहां तक प्लीज देख के बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। चले, अगली बारी आती है डिबेंचर होल्डर्स की। ठीक है जी, डिबेंचर होल्डर्स, दिस इज लिस्ट डी। ठीक है, ध्यान रखने के लिए सीक्वेंस गलत ना हो, मैंने इसको कैसे याद किया था, डी का मतलब डिबेंचर, तो लिस्ट डी डिबेंचर होल्डर्स की आएगी। ठीक है, तो अगर आप गलती से लिस्ट सी में या डिबेंचर होल्डर्स को पहले डाल देते हैं तो यहां से ध्यान रखना लिस्ट डी, डी से आपको ध्यान रखना है कि डी फॉर डिबेंचर्स यहाँ पर हमने इंक्लूड करके दिखाने हैं। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए, आपको दिया गया है फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर secured by a floating charge on whole of the assets of the company 4 लाख रुपीज। तो बैलेंस शीट वैल्यू कितनी है इनकी, 4 लाख। ठीक है, और कहीं ऐसा नहीं दिया कि इनको हमने क्या पे किया था, कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिया था या नहीं दिया था, तो म्यूजियम कर लेते हैं कि इनको हमने टोटल 4 लाख की पेमेंट भी कर दी हो। ठीक है, कहीं आपको ये नहीं गिवन कि कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो था वो भी पे किया है, या इतना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा इनको पे किया है, या कम पे किया, या प्रीमियम पे किया, ऐसा कहीं कुछ नहीं गिवन है। तो म्यूजियम कर लेते हैं 4 लाख की पेमेंट इन डिबेंचर होल्डर्स को हमने कर दी होगी। ठीक है, तो 4 लाख की पेमेंट करते हैं, तो अब बचा 3,15,400 रुपीज। इसको लिख देते हैं एस्टिमेटेड सरप्लस अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स के बाद अगली जिसकी बारी आनी है दैट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो कहता है इतना आपके पास सरप्लस बचा है जो आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट बारी आएगी आपकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट ई। ठीक है जी, अगली बारी आती है आपकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ई। तो देखें अब क्या क्या गिवन है आपको। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स डायरेक्टली गिवन है 5,20,000 रुपीज। ठीक है, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की वैल्यू 5,20,000 रुपीज। तो इसकी पेमेंट के बारे में साइलेंट है, तो उसको हम 5,20,400 पे कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया हो कैश तो इतना नहीं है, तो एक बार तो हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करते ही करते हैं। जैसे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तो रोक देते थे जहां तक कैश बचता था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपने कहीं स्किप नहीं करनी है। अगली जो आगे बात आएगी उसकी जगह सरप्लस की जगह हम क्या लिखते जाएंगे, डेफिसिट लिखते जाएंगे। ठीक है, पर ये नहीं करना कि जितना कैश है उतना खत्म कर, उतना आपने पे करके वहां पर स्टेटमेंट को वाइंड अप कर देना। ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वहां पर वाइंड अप कर दी जाती थी, इसको वाइंड अप नहीं करना है, ये लास्ट तक आपने इसको खत्म करना ही करना है। ठीक है जी, चले। ठीक है, तो हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात कर रहे थे। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपकी बैलेंस शीट वैल्यू 520 गिवन थी, पेमेंट के बारे में कुछ नहीं गिवन, तो हमने इसके पेमेंट की वैल्यू भी 520 इंक्लूड कर दी थी। मैं आपको बता रहा था यहाँ पर आपने ये नहीं देखना कैश अवेलेबिलिटी है या नहीं है, आपने स्टेटमेंट को एंड तक खत्म करना है। तो जो भी चाहे नेगेटिव आती है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक बार इंक्लूड करते हुए चलेंगे। एक चीज आपको छोटा सा क्वेश्चन, अगर आपको याद आ रहा हो पुराना टॉपिक, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अब जैसे सेकंड वाले हैं, इनको जो एसेट्स गिरवी रखे थे वो थे, वो बिके थे 40,000 में और इनको हमने देना था 80,000 रुपए। ठीक है, तो इसको हम कैसे इंक्लूड करते थे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, जब पेमेंट करते थे तो कितनी वैल्यू पेमेंट में इंक्लूड करते थे, 80,000 या 40,000? 40,000 करते थे, बिल्कुल ठीक।
जितना अगर एसेट ज्यादा में बिकता था तो जितनी लाइबिलिटीज होती थी पूरी पेमेंट कर देते थे। अगर एसेट कम में बिका है तो जितनी वैल्यू में एसेट बिका है उतनी वैल्यू को तो हम वहां पर पे कर देते थे। बाकी जो बचता था, जैसे अब इस केस में 40,000 डेफिसिट बचा है, उस डेफिसिट को या बाकी बैलेंस को क्या करते थे हम, अगर किसी को याद हो। हाँ जी, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट किस सबने किया था। तो बाकी जो वैल्यू बचती थी वो क्या मैंने आपको बताया था किसके साथ पेमेंट होती है, पेड अलोंग विद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो यहां पर भी सेम है, पेड अलोंग विद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो जो भी डेफिसिट होगा वो आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ पे करके दिखाना है। प्लीज एक बार देख के बताइए, ये चीज समझ आती है सबको? रिप्लाई नहीं कर रहे हैं प्लीज। ठीक है, तो सेम वही कंसेप्ट है जो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में उठाया था कि अगर एसेट कम में बिकता था तो जितनी वैल्यू में एसेट बिकता था उतने की लायबिलिटी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से आप पे कर देते थे, और बची हुई जो लायबिलिटी होती थी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ पे किया जाता था। तो यहाँ जो भी डेफिसिट आएगा किसी भी लायबिलिटी का, वो डेफिसिट भी आपने कहां पर इंक्लूड करके दिखाना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ इंक्लूड करना है। तो डेफिसिट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना बचा था, दैट वाज 40,000 रुपीज बचा हुआ। और देखें कोई आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स गिवन है, बैंक ओडी दिया गया है, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया गया है, कितनी वैल्यू है 40,000, बैलेंस शीट की भी 40 है, पेमेंट के बारे में साइलेंट है, तो वहां पर भी हम 40,000 इंक्लूड कर देते हैं। और एक आपको गिवन है एस्टिमेटेड लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, ठीक है, तो लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड कितनी वैल्यू गिवन है, दिस इज अ वैल्यू ऑफ 20,000 रुपीज। पेमेंट के बारे में इसके लिए भी साइलेंट है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि 20,000 की पेमेंट इसकी भी हमने कर दी होगी। ठीक है जी। बिल्स डिस्काउंटेड का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? चलिए उसको छोड़िए, बिल डिस्काउंटेड का बैंक से आपने पैसा, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि किसी ने आपको बिल लिख के दिया था, आपका बिल रिसीवेबल था, आपको डेट से पहले पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो आपने बैंक से जाकर उसको डिस्काउंट करवा लिया था। ठीक है, मैं एक एग्जांपल वैसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन रखा हूं, अगर आपको दिया होता बिल्स डिस्काउंटेड से ₹40,000 और आगे दिया होता आउट ऑफ विच 10,000 वर प्रूव्ड बैड, तो यहां पर लायबिलिटीज फॉर बिल डिस्काउंटेड में कितनी वैल्यू आती? 40,000 ही आएगी। हाँ जी, अर्पित ने ठीक बोला, बाकी लोग एक बार बताएंगे, अर्पित ने ठीक बोला है। अर्पित कहता है 40,000 ही यहाँ पर आपने इंक्लूड करके दिखाना है। बिल्स डिस्काउंटेड 40,000 गिवन है, जिसमें क्या था 10,000 आपके बैड हो गए। तो यहाँ पर अर्पित कहता है कि लायबिलिटीज फॉर बिल डिस्काउंटेड में 40,000 की वैल्यू आनी थी। नहीं अर्पित, आप गलत बोल रहे हैं, यहाँ पर जो वैल्यू आनी थी वो 10,000 की वैल्यू आनी थी। आपने बिल डिस्काउंट करवाया। हम आप हाँ, वही आपको एग्जाम्पल समझाने लगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको 40,000 रुपए देने थे और मैंने आपको बिल लिख के दिया था कि आई प्रॉमिस टू पे यू ₹40,000 ऑन अ सर्टन डेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 31 जुलाई को मैंने आपको ये पेमेंट करनी थी। आज 31 मई को आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, आप बैंक के पास गए, आपने 40,000 का बिल डिस्काउंट करवा दिया, तो बैंक ने कुछ कमीशन काट के बाकी पैसे आपको ट्रांसफर कर दिए हैं। यही होता बिल डिस्काउंटेड आपको। ठीक, अब ये जो 40,000 के बिल्स थे, ठीक है, चलो 40,000 मैंने अपने नाम पे बोला, फॉर एग्जाम्पल ये दो बिल्स थे, 30,000 मेरे, मैंने आपको बिल लिख के दिया था, 10,000 का एक चिराग ने आपको एक बिल लिख के दिया था, तो टोटल आपके 40,000 के बिल्स थे और आपने दोनों बिल्स जाके बैंक से डिस्काउंट करवा दिया। ठीक है, अब जब मेच्योरिटी डेट आई, मैंने जो 30,000 आपको देने थे, आपने कहा कि सर मुझे मत दीजिए, मैंने बैंक को पैसे देने थे, आप बैंक को दे आइए, मैं बैंक को जाके दे आया, क्या आपकी लाइबिलिटी बनी? नहीं बनी, तो आपकी वो लाइबिलिटी खत्म होगी। चिराग को आपने फोन किया, उसने फोन ही उठाना बंद कर दिया, बैंक का आपको फोन आ जाए, अर्पित जी बिल की डेट आ गई है, पैसे या तो दिलवा दीजिए या दे के जाइए। आप कहते हैं सर जिसने पैसे देने थे वो तो भाग गया या वो फोन नहीं उठा रहा, तो बैंक कहेगा हमें कुछ लेना देना नहीं, आप आगे पैसे दे जाइए। तो आपकी लायबिलिटी कितनी बनी?
10,000 रुपए। तो वही चीज है, जो बैड हुआ है आपकी लायबिलिटी तो उतनी है। बाकी तो मेरे से पैसा लेना था, आपने मुझसे लेके बैंक को दे दिया या डायरेक्टली मुझे बोल दिया कि सर बैंक को दे आइए। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, तभी मैंने एग्जाम्पल लिखा है। बच्चे क्या करते हैं, यही चीज को यहाँ डालाते हैं। नहीं जी, जो गुड है, जो बिल्स गुड है, तो जिसके नाम का वो बिल था, वो अपना पेमेंट या तो आपको करेगा या बैंक को करेगा, आपकी लायबिलिटी राइज नहीं होती है। जिसने बंदे ने बिल देना था और वो अब आपको पैसा देना मुकर गया और आपने बैंक से उसके ऊपर उधार भी ले लिया, तो बैंक को आपको वापस करना पड़ेगा, तो उस केस में आपकी लायबिलिटी राइज हो जाती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो यहाँ पर आपने 10,000 इंक्लूड करके दिखा देना। प्लीज एक बार सब देख के बताएंगे, ये एग्जाम्पल समझ आती है सबको? बाकी सब भी प्लीज एक बार अप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? ठीक है जी, एक बार इसको माइनस करके बताइएगा कितना बचता है। 315,400 में से 5,00,000 304600 नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं एस्टिमेटेड डेफिसिट। ठीक है, नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा तो वहां से हम सरप्लस की जगह डेफिसिट लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो एस्टिमेटेड डेफिसिट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो अगली बारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की आनी है, और वो नेगेटिव में चला गया तो उसको हम डेफिसिट के नाम से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगली चीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, लिस्ट सी, सॉरी लिस्ट एफ। तो अब देखें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में क्वेश्चन क्या कहता है। आपको दिया गया है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each, 6 लाख रुपीज। कई एरियाज ऑफ डिविडेंड वगैरह नहीं गिवन, तो इसका मतलब सिर्फ इनको आपने फेस वैल्यू वापस करनी है। तो फेस वैल्यू 6 लाख रुपए है। ठीक है, और कहीं इसके बारे में और कुछ नहीं गिवन कि कुछ एक्स्ट्रा या कम पे किया है, प्रीमियम पे किया, डिस्काउंट किया, एरियाज दिए, कुछ नहीं है। तो रिज्यूम कर लेते हैं 6 लाख की पेमेंट यहाँ पर भी आपने इनको कर दी हो। ठीक है जी, ये चीज समझ आती है? बताइएगा प्लीज, ये चीज सबको समझ आती है? तो 6 लाख और माइनस कर देते हैं, तो अब ये बन जाता है -904600, और इसको लिख देते हैं एस्टिमेटेड डेफिसिट फॉर इक्विटी होल्डर्स। ठीक है, प्लीज एक बार यहां तक देख के बताइए, कोई डाउट हो किसी को तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। हाँ जी, बोलेगा प्लीज यहां तक अगर किसी को डाउट है। चले, तो लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स, लिस्ट जी। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स लास्ट में लिस्ट जी बन जाएगा। देखिए कितनी है इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल आपको दी गई थी, दैट वाज 4 लाख रुपीज। पेमेंट में कितना डालें? हाँ जी, पेमेंट में कोई बताएगा कितना डालेंगे? 4 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल थी। ठीक है, 4 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, कॉल्स इन एरियर्स थे 8,000 के, जिसमें से 4,000 तो हमारे पास आ गया था। तो इसका मतलब 4,000 की पेमेंट अभी भी शेयर होल्डर्स ने नहीं की थी। तो जिन्होंने मुझे पेमेंट नहीं की, मैं उनको वापस भी नहीं करूंगा। तो 4,000 माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब है अब जो मुझे इनको वापस करना है, दैट इज ओनली 3,96,000 की पेमेंट कर देनी है। ठीक है, इसको एक बार ऐड करके बताएंगे कितना बचता है। बताना जी, कितना बच जाता है? 13,06,000। ठीक है, नेगेटिव में, तो इसको लिख देते हैं एस्टिमेटेड डेफिसिट फॉर मेंबर्स, लिस्ट एच, और यहां पर ही आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज एक बार इसको गो थ्रू करके बताइएगा। कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आई है तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर